बच्चों, आज हम क्लास 8 में हिंदी विषय, हिंदी भाषा के अंतर्गत व्याकरण में आपको संधि के बारे में बताएंगे। संधि का अर्थ होता है जोड़। जब दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय, हिमालय। पहला वर्ण पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण दो मिलकर के संधि बनाते हैं। लेकिन संधि समझने से पहले हम आपको माहेश्वर सूत्रों के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि संधि तभी समझ में आ सकती है जब आप माहेश्वर सूत्रों को पढ़े हुए हों, आपको उनका थोड़ा बहुत ज्ञान हो। तो पहले पढ़ते हैं माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र क्या है? ये संस्कृत व्याकरण का मूल है। माने जो माहेश्वर सूत्र हैं, संस्कृत व्याकरण इन्हीं से होती है और संधियां संस्कृत में भी आती हैं। तो माहेश्वर सूत्र कैसे आ गए, कहाँ से आ गए? महर्षि पाणिनि ने तपस्या की शिव जी की, और तपस्या के पश्चात शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया। तो जो एक बार के बजाने में जिस ध्वनि की उत्पत्ति हुई, जो ध्वनि से जो स्वर समझ में आए, वो हमारे सूत्र कहलाए। तो महर्षि पाणिनि ने ये सूत्र लिखे हैं। इनमें से पहला है आयुड़। आयुड़। तो हम लोग देख रहे थे माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र को लिखने के लिए पहले आयुड़, पहला सूत्र जो है वो आ ई उ का परिचय कराता है। जितने भी सूत्र हैं उनमें जो अंतिम वर्ण है वो गिना नहीं जाता। तो आ ई उड़। दूसरा है रील रिक। रील रिक, ऋषि वाला री और री। ए ओंग। तीसरा सूत्र ए ओंग। चौथा है ए औच। पांचवा है वरट। लण। इयमंगणनम। इयमंगणनम। झबई। घड़दश। जब गड़दश। खफ। छ ठ ठा चट तव। कपय। शशर। और हल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 सूत्र हमारे माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। और आपने बच्चों देखा होगा इसमें वर्णमाला के सारे ही वर्ण हैं और वो किसी भी आपके हिसाब से किसी क्रम में नहीं नजर आ रहे हैं, कुछ भी लिखे हुए हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से ये सभी क्रम में लिखे हुए हैं। प्रथम 4 जो हैं ये हमारे स्वर हैं। आ ई उ रील री ए ओ ए और ओ, ये हमारे स्वर हैं और इन स्वरों को अच कहते हैं। प्रत्याहार बनाने के लिए पहला वर्ण और अंतिम वर्ण लिया जाता है। तो हमारे अच जो है ये सारे स्वर होते हैं। अच स्वर कहलाते हैं और इन अचों में हम सिर्फ अच कहेंगे और अच कहने से हमारा मतलब होगा आ ई उ रील री ए ओ ए और ओ। मतलब इतने वर्णों का परिचय जो है वो अच स्वर देता है। और इसके बाद में जो भी नीचे से हैं ये सारे व्यंजन वर्ण हैं। हा से लेकर के ला तक ये हल कहे जाते हैं। तो हल जो है वो व्यंजन वर्णों का परिचय कराते हैं और इनसे ही प्रत्याहार बनते हैं, इन्हीं से सूत्र बनते हैं।
और सूत्रों से ही संधियां जो है वो सरलता से समझी जा सकती हैं। जैसे अच कहा गया तो अच में ये सारे स्वर आ गए। अगर हल कहा गया तो हा, या, व, र, ला, इया, मा, रा, ड़ा, ना, झा, भा, घ, ड़, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, स और हा। इसका मतलब है ये अवरोह में माने ऊपर से नीचे के वर्णमाला के क्रम में लिखे गए हैं। इन स्वरों को छोड़ दें तो या, वा, रा और ला हमारे अंतस्थ व्यंजन है। या, व, र, ला हमारे अंतस्थ हैं, माने कंठ के अंदर से आवाज इनकी निकलती है। तो ये हमारे जो हल हैं ये हमारे वर्णों का परिचय देते हैं और वर्ण हमारे 25 वर्ण जो हैं वो स्पर्श व्यंजन कहे गए हैं, जो का वर्ग, ता वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग के नाम से जाने जाते हैं। तो का वर्ग का मतलब होता है का, खा, गा, घा और अंगा, माने वो अपने 5 वर्णों का बोध कराता है। और ड़ा, ताथा दाधा ना, चाछा जाजा, इया, टाठा डाढ़ा डा, ये डा जो है अपने पंचम वर्ण का है। इसी हिसाब से ये पांचों के पांचों वर्ण जो है ये अनुनासिक कहे जाते हैं, माने इनका उच्चारण जो है ये नाक से होता है। झा, भ, घ, ड़, ध ये हमारे वर्ग के चतुर्थ वर्ण हैं, चतुर्थ नंबर पे आते हैं। माने का, खा, गा के बाद में घा, चा, छ, जा के बाद में झा, पा, फ, बा के बाद में भा। इस तरीके से ये चतुर्थ वर्ण है। और इसके बाद में ज, ब, ग, ड, द ये हमारे तृतीय वर्ण हैं। चा, छा के बाद में जा, पा, फ, ब, का, ख, ग, टा, ठ, ड, ता, थ, द, तो ये तीसरे वर्ण आते हैं। ख, फ, छ, ठ, थ ये सब प्रथम और द्वितीय वर्ण हैं। तो पूरी वर्णमाला में इसके अक्षर ये आ जाते हैं। अंत में श, स, स ये वर्ण जो हैं श, स, स और हा ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। ऊष्म व्यंजन क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि ये कंठ में रगड़ से, ऊष्मा से उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये ऊष्म कहे जाते हैं। तो आपको संधियों के बारे में इन सूत्रों का केवल इतना ही ज्ञान होना जरूरी है। अभी हम आपको परिभाषा लिख करके हिंदी संस्कृत की परिभाषा जो स्वर संधि की परिभाषा है वो इन सूत्रों के आधार पर ही आपको बताएंगे। तो बच्चों ये जो माहेश्वर सूत्र लिखे थे इसमें से हमने केवल स्वर वाले लिखे रहने दिए। हमें स्वर संधि के बारे में आज पढ़ना है, तो उसके लिए ये हमारी मदद करेंगे, इसलिए स्वर ये लिखे हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। शुरुआत करते हैं संधि की। संधि मैंने बताया था आपको, संधि किसे कहते हैं? जोड़ को। यानी जब दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो उसे संधि करना कहते हैं, और विग्रह कहते हैं तोड़ने को। जब उन्हीं वर्णों को हम अलग अलग करते हैं तो संधि विग्रह कहलाता है। संधियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरी होती है आपकी विसर्ग संधि। स्वर संधि की परिभाषा क्या है? जब स्वर से स्वर का मेल होता है। स्वर संधि में यही स्वर हैं केवल, इन स्वरों का जब मेल होता है तो वो स्वर संधि कहलाते हैं। व्यंजन संधि में स्वर का व्यंजन से या व्यंजन के बाद स्वर आ जाए तो व्यंजन संधि कहलाती है, और विसर्ग में स्वर के बाद जब विसर्ग आए या व्यंजन आए तो वो सूत्रों के अनुसार अलग अलग बनती हैं, विसर्ग संधि कहलाती है। आज हम आपको स्वर संधि के बारे में बताएंगे। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यण संधि और 5वीं है अयादि संधि। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः।
सूत्रों के अनुसार अगर हम इसकी परिभाषा को समझते हैं तो बहुत सरलता से समझ में आ जाती है। दीर्घ संधि का सूत्र कहता है अकः सवर्णे दीर्घा, माने अक के बाद, अक का मतलब है ये अक प्रत्याहार। तो अक में आपके देखिए पहला वर्ण जहां से शुरू होता है वहां से लेते हैं, आ से लेते हैं, और अंतिम वर्ण का, जहां पर का मिल जाएगा वहीं पर हम इसको छोड़ देंगे। तो अका का मतलब है आ, ई, ऊ, अंतिम लेते नहीं है इसलिए इसको छोड़ देते हैं। फिर री और री, इसको का मिल गया हमें, तो ये हमारे 5 अकः सवर्णे दीर्घा माने आ, ई, ऊ, री और री, ये हो गए अक प्रत्याहार। सूत्र कहता है कि अक के बाद सवर्ण आने पर, सवर्ण माने समान वर्ण आने पर, ऐसा ही दोबारा फिर आ जाए तो दीर्घ हो जाता है। माने दीर्घ ह्रस्व अथवा दीर्घ आ, ई, ऊ, री के बाद जब क्रमशः वही स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। ये तो हुई हिंदी में परिभाषा, और सूत्रों के अनुसार अकः सवर्णे दीर्घा। तो दीर्घ संधि की परिभाषा हो गई कि यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ आ, ई, ऊ, री के बाद वही स्वर आए तो दीर्घ संधि होती है। अब जरूरी नहीं है कि छोटा अक्षर ह्रस्व आगे आए या पीछे आए, दीर्घ आगे आए या पीछे आए, कहीं पर भी आ सकता है, आगे या पीछे हो सकता है। जैसे उदाहरण इसका एक लेते हैं, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। अब ये माँ अंतिम वर्ण है, चूंकि हिम पूरा लिखा हुआ है तो माँ में पढ़ने में हमको क्या समझ में आ रहा है, हिम, माँ के साथ में आ भी निकल रहा है। अगर यहाँ पर हलंत लगा होगा उसका मतलब होगा इसमें आ नहीं मिला है। तो व्यंजन वर्ण जो भी जितने भी व्यंजन होते हैं वो बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जाते। जो स्वरों की मात्राएं होती हैं, चाहे वो आ की हो, ई की हो, ऊ की हो, री की हो, ए की हो, ए की हो, ओ की हो, वो किसी ना किसी मात्रा से ही व्यंजन वर्ण पूर्ण होकर बोला जाता है। और नहीं अगर स्वर की उसको सहायता नहीं मिलती तो फिर वो हलंत लग करके अधूरा लिखा जाता है। तो यहाँ पर हिम आलय, हिम में आ लगा हुआ है, आ और प्लस आलय का ये बड़ा आ, ये दोनों निकाल लिए और इसका बना बड़ा आ। कह रहा है क्योंकि आगे छोटा हो, ह्रस्व अथवा दीर्घ हो, माने आगे छोटा हो या बड़ा हो, दोनों मिल करके बाद में बड़ा ही बनेगा। और हमारी संधि बनी हिम। अब हिम में से ये आ निकाल लिया तो हिम में हलंत हो गया, और प्लस आ प्लस लय, अगर इसको मिला करके लिख देंगे तो हिम, अब ये हलंत हट जाएगा क्योंकि बड़ा आ आकर के इसमें लग गया, तो हिमा, और ये शब्द बना आपका हिमालय। ऐसे ही आ का उदाहरण था, ई का उदाहरण लेते हैं, कपीश, कपि प्लस ईश, कपि में ई लगी हुई है, छोटी ई की मात्रा, और बाद में बड़ी ई है, तो ये छोटी ई और ये बड़ी ई दोनों मिलकर के बड़ी ई बन जाएगी और शब्द बनेगा कपीश। ये आपने कपीश ई का उदाहरण देखा। अब हम इसके बाद में छोटे ऊ का, माने ऊ का उदाहरण लेते हैं। दीर्घ संधि में ऊ कैसे बड़ा ऊ बन जाता है, तो भानु प्लस उदय, भानुदय, छोटा ऊ और प्लस छोटा ऊ दोनों मिल करके बन जाएंगे बड़ा ऊ, और हमारा शब्द बनेगा भानुदय। इसके बाद में ऋषि का उदाहरण लेते हैं, पितृ प्लस ऋणम, तो यहाँ पर ऋषि और यहाँ पर भी ऋषि, दोनों मिलकर के बना बड़ा ऋषि। तो बड़े ऋषि को लिखने के लिए ये दो मात्राएं लगा देते हैं और आपका शब्द बनेगा
पितृणम। ये आपने दीर्घ संधि के उदाहरण देखे हैं। तो बच्चों, आपने आज दीर्घ संधि को सूत्रों के साथ समझा। आपने माहेश्वर सूत्र पढ़े। इन माहेश्वर सूत्रों को कंठस्थ करें, याद करें, ये आपकी व्याकरण के लिए बहुत जरूरी है। अगर माहेश्वर सूत्र आ गए तो संधियां आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। आज माहेश्वर सूत्रों की वजह से संधि का आप सिर्फ एक उदाहरण देख पा रहे हैं। अगले वीडियो में हम आपको स्वर संधि के गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि के भी उदाहरण आपको बताएंगे। तब तक आप दीर्घ संधि का जो भी उदाहरण आपको आपकी किताब में दिया गया है उसको अपनी कॉपी में करें और समझें। धन्यवाद।